स्वागत है आपका सबलाइन क्लासेस में। हम देख रहे हैं आज एजुकेशन की क्लास यानी शिक्षा शास्त्र, और शिक्षा शास्त्र में आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। ये पार्ट 4 है और पार्ट 3 आपने देख लिया होगा। पार्ट 3 के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, बहुत कम लोगों ने उसका उत्तर दिया। पता नहीं कुछ लोगों को कठिन लगा या उसका वो उत्तर समझ नहीं पाए। तो फिलहाल उस प्रश्न को सबसे पहले हम देखेंगे और उसका उत्तर आपको देंगे ताकि आपके अंदर जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाए। तो प्रश्न क्या था? एक शोधकर्ता ने ग्रामीण स्तर से प्रतिभागी लेकर विद्यालयी शिक्षा स्तर का दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति पर लिंग भेद का प्रभाव के संबंध में अध्ययन किया। तो यहाँ पर लिंग भेद, दहेज प्रथा, ग्रामीण जो क्षेत्र है, ये सारी चीजें आपको अपने मन में डाल लेनी होंगी जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है? ग्रामीण क्षेत्र, विद्यालयी शिक्षा स्तर, लिंग भेद और ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, और हाँ, दहेज प्रथा। अब हुआ क्या कि इस अध्ययन में नियामक चर कौन सा था? तो नियामक चर मतलब एक रेगुलेटरी वेरिएबल। चरों के बारे में आप वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हर वीडियो में पूरा डिटेल देना संभव नहीं हो सकता। चर मतलब जो आपके शोध में एक ऐसी वेरिएबिलिटी पैदा करते हैं जिससे आप शोध कर सकें। जैसे मान लीजिए आप ये देखना चाहते हैं कि क्या करें कि प्रभाव दिखे और क्या करें कि किस पर प्रभाव दिखे। 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक होता है प्रभाव डालने वाला और एक होता है जिस पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ वही चीज पूछी जा रही है कि जो रेगुलेटरी वेरिएबल है वो कौन होंगे, किस चीज को हम चुनेंगे वेरिएबल के रूप में, चरों के रूप में। तो क्या विद्यालय का शिक्षा स्तर होगा, क्या दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति होगी, प्रतिभागियों का लिंग होगा, या प्रतिभागियों की पृष्ठभूमि, जो कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि बताई गई है, तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि होगी। तो इन चारों में से आखिर चर कौन सा होगा जो कि रेगुलेटरी हो सकता है? तो देखिए किसके द्वारा प्रभाव डाला जा रहा है और किस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर आप दहेज प्रथा पर बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो एक माहौल इसमें बना हुआ है, ये देखा जाता है कि लड़के द्वारा पक्ष जो है वो प्रभाव डालता है और जो लड़की पक्ष है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये जो एक पक्ष प्रभाव डाल रहा है और एक प्रभाव पक्ष जो है वो पड़ रहा है, तो ये किस तरीके से कितना जरूरी है, कितना खराब है, ये सारी चीजें उस शोध का विषय हो सकती हैं। लेकिन चरों की बात हो रही है, चर प्रभाव डाल रहे हैं और चरों पर ही प्रभाव पड़ रहा है। तो वो कौन लोग होंगे? वो होंगे प्रतिभागियों का लिंग यानी कि जेंडर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो कि लड़का और लड़की हो सकते हैं या उससे संबंधित लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है सी। तो रेगुलेटरी वेरिएबल होगा जेंडर ऑफ पार्टिसिपेंट। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आज का विषय शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो एक शोधकर्ता ने अध्ययन श्रृंखला कला, विज्ञान, वाणिज्य के चयन तथा तर्क शक्ति के विकास में इसका संबंध का अध्ययन किया। तो मतलब जो अध्ययन श्रृंखला थी कला, विज्ञान और वाणिज्य, तो कला यानी कि आर्ट, विज्ञान यानी कि साइंस और वाणिज्य, ये 3 विषय इन्होंने देखे और ये देखा कि आखिर तर्क शक्ति कहां पर किस प्रकार की ज्यादा दिख रही है। कला वालों की किस प्रकार की तर्क शक्ति है, विज्ञान में किस प्रकार की तर्क शक्ति है। तो तर्क शक्ति का एक प्रभाव देखना था कि लोगों की जो रीजनिंग पावर होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है रीजनिंग पावर, ये लोगों में कैसी है जो पहले से कला, विज्ञान, वाणिज्य मतलब पढ़ चुके हैं। जैसे आपने मान लीजिए बीए कर लिया, एमए कर लिया, या बीएससी, एमएससी या बीकॉम, एमकॉम कुछ भी कर लिया, तो अब आपकी रीजनिंग पावर के लिए वो कुछ लोगों को चुन लेता है। तो चुनेगा किसको? उन्हीं लोगों को चुनेगा ना जो बीकॉम कर चुके होंगे या एमकॉम कर चुके होंगे, उनकी रीजनिंग पावर देखनी, क्योंकि वो एक पूरा कोर्स कर चुके हैं। तो अब वो किस चीज की रीजनिंग पावर अच्छी रखते हैं, किस चीज की रीजनिंग पावर नहीं अच्छी रखते हैं, तो ये तभी डिसाइड हो पाएगा जब वो एक पूरा कोर्स कर चुके हों। और जब वो एक पूरा कोर्स कर चुके हैं तो जाहिर सी बात है अब उन पर आप दूसरा प्रयोग नहीं कर सकते। कहने का आशय है, अगर किसी ने बीकॉम कर लिया, अब आप उसको 1 घंटे या 2 घंटे में बीए या एमए तो करा नहीं देंगे, उसको फिर आपको 2 साल या 3 साल रुकना पड़ेगा कि जब वो कोर्स कर ले तब हम इसकी रीजनिंग पावर देखेंगे, है ना।
इतना तो टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये काम हो चुका होता है, तभी आप इसके आगे का शोध कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे जब काम हो चुका होता है तो आ जाएगा आपका एक्स पोस्ट फैक्टो। यहाँ पर एक्स पोस्ट स्टडी लिखा हुआ है, आप चाहे स्टडी कर लो चाहे एक्स पोस्ट फैक्टो लिख दीजिए, कोई बात नहीं। कार्योत्तर अध्ययन कहते हैं इसको हिंदी में, और एक्स पोस्ट फैक्टो या एक्स पोस्ट स्टडी यहाँ पर इंग्लिश में कहते हैं। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। एक शोधकर्ता ने एक योग प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया। मतलब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के आप ऑप्शन लिखे हैं इतने बड़े हैं कि आप अगर 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए रुक रुक के पढ़ना पड़ेगा इसको। और अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ तो इसको पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा प्रश्न को, उसके बाद हमारी जो है वॉइस सुनिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाए। तो एक शोधकर्ता ने एक योग प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया और उनका प्रभाव प्रतिभागियों की स्वस्थ जीवन शैली पर देखा। इतना एक पॉइंट हो गया। एक शोधकर्ता क्या करता है, योग प्रशिक्षण कैंप लगाता है और प्रतिभागियों की जो स्वस्थ जीवन शैली है उसको देखता है। आगे क्या है कि प्रशिक्षण सत्र के उपरांत स्वस्थ जीवन शैली में परिवर्तन का मूल्यांकन भी किया। लीजिए दूसरा पॉइंट बन जाता है। अब वो मूल्यांकन भी कर रहा है कि इससे कितना फायदा हो रहा है, कितना फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन जब स्वस्थ जीवन शैली को देख रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि योग का प्रभाव अच्छा दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सांख्यिकी परीक्षण के लिए वैध होगी? तो यहाँ पर 2 टाइप की परिकल्पना लिखी हुई है, H1 और H0। अगर आपने परिकल्पना का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। H1 H0 का मतलब होता है एक तो हाइपोथेसिस हो गई, और H0 को हम कहते हैं शून्य परिकल्पना यानी कि नल हाइपोथेसिस। तो ये H1 एक प्रकार की वैलिड हाइपोथेसिस होती है जिसको हम सबसे स्टार्टिंग में बनाते हैं किसी भी रिसर्च के पहले, और नल हाइपोथेसिस तुरंत बनाते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी हाइपोथेसिस काम नहीं करती है तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी। नल हाइपोथेसिस के लिए मैंने आपको एक पिछले वाले वीडियो में बताया भी था कि जो भी आपकी हाइपोथेसिस होती है उसका लगभग उल्टा करके देख लेते हैं कि अगर वो हाइपोथेसिस हमारी वैलिड नहीं हुई, परिकल्पना वैलिड नहीं हुई, तो क्या नल हाइपोथेसिस वैलिड हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या बच्चे बड़ों के कंपेरेटिव में ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, ये हो गई आपकी हाइपोथेसिस। बच्चे या बड़े कोई भी उम्र जो है मोबाइल चलाने के लिए मेजरेबल नहीं है, मतलब उसको मेजर हम नहीं कर सकते। किसी प्रकार की भी एज मोबाइल चला सकती है, उसको मापा नहीं जा सकता। तो ये एक प्रकार की नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। यहाँ पर अब इसको छोड़ देते हैं। अब अगर आपको नल हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस पढ़ना है तो वीडियो देख लीजिएगा। अब बात आती है कि आखिर हम अगर शोध को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे पास जो वैलिड हाइपोथेसिस है उसका वैलिड होना ज़्यादा जरूरी है, उसका ही मान्य होना ज़्यादा जरूरी है। नल हाइपोथेसिस वैलिड हो जाएगी तो फिर आपका शोध जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर आपको कोई ना कोई रिसर्च पॉइंट नए तरीके से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर H1 का प्राचलिक मान H0 के निश्चित प्राचलिक मान के समान नहीं है, ये पहला पॉइंट कह रहा है। दूसरा कह रहा है H1 प्राचलिक मान H0 के निश्चित प्राचलिक मान से अधिक है, H1 का प्राचलिक मान H0 के निश्चित प्राचलिक मान से कम है, H1 का प्राचलिक मान H0 के निश्चित प्राचलिक मान के समान है। तो देखिए जब H1 का जो मान है वो जब ज्यादा होगा नल हाइपोथेसिस से, यानी कि जो हाइपोथेसिस है वो नल हाइपोथेसिस से उसका पैरामीटर ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, तभी हम उसको मान सकते हैं कि हाँ ये ठीक है। भाई जिसके नंबर ज्यादा आएंगे उसी को तो मानेंगे। तो H1 के जब नंबर ज्यादा आएंगे, H1 के नंबर ज्यादा आएंगे और H0 के नंबर कम आएंगे, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई हमारा शोध जो है कहीं ना कहीं सही हो रहा है, बात सही है हमारी। तो मान लीजिए इसने योग कैंप देखा और देखा कि योग जो है करने से ज्यादा लोग स्वस्थ हो रहे हैं, तो उसका मतलब H1 सही है, और कहता है भाई योग से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो H0 हो जाता। तो H1 का प्रभाव ज्यादा है तो प्राचलिक मान भी H1 का ज्यादा होना चाहिए सांख्यिकी परीक्षण के लिए, यानी कि स्टैटिक्स टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बी, H1 का प्राचलिक मान H0 से ज्यादा है। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो बी यहाँ पर सही आंसर है। आगे चलते हैं।
किसी निर्जातीय समूह का सदस्य बनकर उसके सदस्यों के व्यवहार, सांस्कृतिक क्रियाकलाप तथा रहन सहन की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए किए गए अवलोकन को क्या कहते हैं? तो एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन है। और निर्जातीय समूह में अगर आप खुद जा रहे हैं, मतलब निर्जाति का मतलब नर, मतलब एक हिसाब से आप किसी सदस्यों में शामिल हो गए, किसी मोहल्ले में चले गए, किसी समाज में चले गए या किसी कबीले में चले गए, जंगल में, तो आप कैसे उन लोग की सांस्कृतिक क्रियाकलाप को देखेंगे? भाई वही सदस्य बनना पड़ेगा आपको, और आप सदस्य बनकर ही उन लोगों पर अपना जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उसे कहते क्या है? तो सीधा सा आंसर है, बहुत सरल सा प्रश्न है, और उम्मीद है आपने दे भी दिया होगा, सहभागी अवलोकन। अब आप सोचोगे प्रत्यक्ष क्यों नहीं? तो प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जो सामने रह के देखा जा रहा हो, ना कि शामिल होकर। तो सहभागी मतलब पार्टिसिपेंट बनकर किसी का ऑब्जर्वेशन करना, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। एक शोधकर्ता ने कई व्यक्तियों को इकट्ठा किया और सुखद वातावरण और निर्देशित परिचर्चा में सुव्यवस्थित और सामूहिक प्रश्न पूछे। उसने किस तकनीक का उपयोग किया होगा? तो एक रिसर्चर ने गैदरिंग की कई लोगों की, एक जगह सब लोगों को इकट्ठा किया और उनसे प्रश्न पूछना शुरू किया कि हाँ भाई चलो अब सामूहिक प्रश्न पूछेंगे कि आपको किसी पॉइंट पर कोई आप लोग देखते नहीं कभी किसी मॉल में जाइए, अब आजकल तो मॉल में भीड़ है नहीं क्योंकि आजकल सब चारों तरफ ज़्यादातर शांति है। तो जब मॉल आप जाइए या किसी पार्क में जाइए तो कुछ लोग आते थे कि चलो कुछ लोग इकट्ठा करें और किसी पॉइंट पर हम बात करते हैं, किसी टेक्निकल चीज़ पे बात करते हैं। भाई आप मोबाइल में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? तो ये एक पॉइंट बन गया। तो कोई बता रहा है गेम खेलते हैं, कोई कह रहा है व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, कोई कह रहा है कि हम सेल्फी ज़्यादा लेते हैं। तो एक सामूहिक प्रश्न पूछने लगे। तो किसी चीज़ पे फोकस करना होता है तब हम बात करते हैं। तो जो मैंने लाइन बोली उस पर जाइएगा, फोकस करना। तो यहाँ पर सही है, हो जाएगा फोकस ग्रुप। किसी बात पर फोकस करने की तकनीक ही यहाँ पर सही आंसर है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि क्या किसी विशिष्ट हस्तक्षेप कार्यक्रम छात्रों की अनुपस्थिति की दर को कम कर सकता है? इसको थोड़ा सा हिंदी में पढ़ लें। वन रिसर्चर वांटेड टू फाइंड आउट इफ ए स्पेसिफिक इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं ये, प्रोग्राम could be reduce the rate of absenteeism of student। तो मतलब जो एब्सेंटी है, किसी प्रकार का एक हमने हस्तक्षेप किया, कोई ऐसी बात कही किसी भी प्रोग्राम में कि भाई छात्रों जो हैं उनकी कोई क्लास होने वाली है, वहाँ उनको फ़ायदा मिलेगा, या हमने कह दिया उनका कोई एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया है जो वहाँ बट रहा है, हमने एक विशिष्ट हस्तक्षेप कर दिया किसी कार्यक्रम में। कार्यक्रम चल रहा है तो क्या हम उसकी एब्सेंटी बढ़ा सकते हैं? क्या सब लोग वहीं चले जाएंगे? भले वो उतना ज़रूरी ना हो, लेकिन इससे कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हो, हम ज़बरदस्ती बच्चों को बैठा भले लें, लेकिन हम सबका मन एक फोकस की ओर नहीं रख कर सकते। कहीं ना कहीं किसी का मन हल्का सा इधर उधर होगा और वो चले जाएंगे, है ना। अब जैसे आप क्लास में बैठे होते हैं, कोचिंग में बैठे होते हैं, घरों में भी बैठे होते हैं, तो कभी कभी आप क्या करते हैं, पीछे बैठे होते हैं और समझ में सब आ रहा होता है कि हाँ पढ़ाई, तब तक एकदम से आपके दिमाग में कुछ खटकता है, कुछ ऐसा दिख जाता है कि हाँ अरे ये तो इससे तो हम मिले नहीं थे, अरे हाँ इस नाम का तो आदमी मुझे परसों मिला था, इससे बात कर रहे थे, और आप टहलते टहलते पहुँच गए उसी के पास और आप क्लास में बैठे बैठे भी क्लास से बाहर चले गए। तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बिंग है। फिर आपकी कोई बात कही जाती है कि कुछ लोग अगर उस जगह जाना चाहते हैं तो चले जाए, तो वहाँ पर एब्सेंट हो जाएंगे लोग अपने आप। तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है, विशिष्ट हस्तक्षेप करके इस प्रकार का शोध कर रहा है। तो ये आखिर किस प्रकार का शोध होगा? देखिए ये मैंने बात आपको बताई थी, जब छात्रों की बात आए या स्कूल की बात आए, तो अगर मतलब जुड़ी है, उनसे संबंधित बात है, स्कूल की ही समस्या से संबंधित है या शिक्षा की समस्या से संबंधित है, तो सबसे ज़्यादा 90% आप क्रियात्मक अनुसंधान को ही टिक करिएगा, क्योंकि स्कूली या शिक्षा संबंधी समस्याएं सबसे ज़्यादा इसी में दूर की जाती हैं। एक्शन रिसर्च कहते हैं, हो सकता है हिंदी में वो एक्शन रिसर्च लिख दें और आप कहो ये कौन सा आ गया, तो एक्शन रिसर्च याद रखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान भी याद रखिएगा, दोनों जो वर्ड हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन किससे जुड़ा हुआ है? बहुत सरल क्वेश्चन है। फॉर्मेटिव असेसमेंट किससे जुड़ा हुआ है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब कहीं ना कहीं एक
ऐसी चीज होती है जब अध्यापक पढ़ा रहा हो और बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन करे, कहे कि भाई आपने जो देखा, मान लीजिए आप पहाड़ों के बारे में पढ़ा रहे हैं और इंटरेस्टिंग तरीके से पहाड़ बनाए, ये क्या है, क्यों है, तो बीच बीच में जो क्वेश्चनिंग होती है ना, वो इंटरेस्ट पैदा करता है बच्चों में। तो वो आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ बना। अगर आपके अंदर क्वेश्चनिंग पावर है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी अच्छी है और बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। अब आप पढ़ाते जा रहे हैं और एकदम से बस खत्म हो गई क्लास, बाद में मन किया तो पूछ लिया, मन किया नहीं पूछा, तो बीच बीच में जो क्वेश्चनिंग होती है वो इंटरेस्ट पैदा करती है। तो यही क्वालिटी है आपके किसी भी प्रकार की जो एजुकेशन है उसमें जो असेसमेंट का काम होता है सबसे अच्छा होता है बीच बीच में क्वेश्चनिंग करना। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का गुणवत्तापूर्ण अनुसरण, यानी कि क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये सही आंसर है आपका। तो आप कितने अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं अपनी जो टीचिंग है उसको, किस प्रकार से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। बाकी ऑप्शन में देख लीजिए, तय मानकों के रूप में छात्रों की निष्पत्ति का स्तरीकरण। तो अब तय मानक तो बहुत सारे बने हैं। आपने अगर बीएड किया होगा या कोई भी ऐसी शिक्षा से संबंधित शिक्षण कार्य किया हो, तो जब मानक तय होते हैं तो कितना भी आप अच्छा करने की कोशिश करें, वो कहीं ना कहीं एक बंधा जैसा आपको लगेगा कि अभी हम किसी चीज़ में बंधे हैं, हम पूरी तरीके से वो काम नहीं कर सकते। टीचर ऑब्जर्वेशन करने वाला आपको देखेगा, कहेगा ये तो भाई गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं, भले वो इंटरेस्टिंग हो, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर ये सीखना होता है कि आप तय मानकों को कितना अच्छे से सही प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में तो आपको छूट मिलेगी, खूब पढ़ाइएगा अच्छे से, लेकिन तय मानकों को भी जानना जरूरी होता है। तो बी भी सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं सही होगा। अधिगमकर्ताओं के अगली कक्षा में प्रोन्नत होने के बारे में निर्णय करना, ये भी सही नहीं है। शिक्षकों की जवाबदेही संबंधी मानक, तो मानक यहाँ भी लगा हुआ है, तो यहाँ भी रचनात्मक मूल्यांकन नहीं होगा और ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। योगात्मक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? सबमिटिव असेसमेंट, मतलब सबमिट करना, समझ लो सब कुछ सबमिट कर दिया है ना। तो मूल्यांकन वैसे 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया भी था, फॉर्मेटिव, सबमिटिव और डायग्नोस्टिक। तो डायग्नोस करने वाले तो निदानात्मक कहलाते हैं और ये योगात्मक कहलाते हैं, और जो पहले वाला है उसको निर्माणात्मक या रचनात्मक जो है मूल्यांकन कहा जाता है। तो यहाँ पर सबमिटिव के बारे में बात हो रही है। सबमिटिव का मतलब होता है सब कुछ हो गया है, अब आपको अंत में अपनी एक क्वेश्चनिंग करनी है, या समझ लीजिए आप जो फाइनल एग्जाम देते हैं ना अपना हर ईयर में, एक हिसाब से योगात्मक मूल्यांकन वो है। उसमें सब कुछ आपका देखा जाएगा, हाँ भाई आपने क्या किया साल भर, आपने पढ़ाई कितनी अच्छे से की, फाइनल एग्जाम का जो नंबर होता है वो भी सबसे ज़्यादा नंबर्स में एग्जाम लिए जाते हैं। तो ये सब योगात्मक मूल्यांकन का एक आधार समझ लीजिए। तो वहाँ पर क्या सही होगा? स्कूली कार्यक्रम में निश्चित समय में अधिगम परिणामों का आकलन, पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता द्वारा तय कार्यों में छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना, छात्रों के अभिप्रेरणा में संवर्धन तथा उसे बनाए रखना, बेहतर अधिगम हेतु प्रतिपुष्टि देना। पुष्टि यहाँ पे नहीं हो रही, वो निर्माणात्मक यानी कि फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है उसमें होता है, और छात्रों का अभिप्रेरण संवर्धन बनाए रखना, ये भी कहीं ना कहीं उसी में होता है जब प्रतिपुष्टि हम दे रहे होते हैं। पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता द्वारा तय कार्यों में छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना, तो ये भी एक हिसाब से फॉर्मेटिव का है। तीनों चीजें फॉर्मेटिव असेसमेंट से जुड़ी हुई हैं। योगात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि फाइनल एक टाइम आपको मिलेगा और उसमें पूरी तरीके से आपको अपना मूल्यांकन आपको करना है छात्रों का, और छात्र है तो उसका मूल्यांकन होना है। तो ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, एक साक्षात्कार की स्थिति में कोई उत्तरदाता एक ऐसा उत्तर देता है, यानी कि जो जिसका इंटरव्यू हो रहा है, जिन्हें साक्षात्कार मंडल के सदस्यों द्वारा स्वीकारे जाने की संभावना है। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे जो पहले से डिसाइड है कि आप उसका आंसर ऐसा ही देंगे तभी अच्छा माना जाएगा। तभी आप कभी कभी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया उसने कि आप आगे क्या बनना चाहते हैं, तो आप एक अच्छी सी बात बता देंगे उसको कि हाँ हम तो जो है देश की सेवा करना चाहते हैं। अब कितनी आप देश की सेवा करना चाहते हैं ये तो जान नहीं पाएगा, बस आपने अच्छी अच्छी बातें बता दी। जैसे आजकल के लोग जो भाषण देने जब लगते हैं तो अच्छी अच्छी बातें बोलने लगते हैं, लेकिन अब उन अच्छी बातों को वो कितना स्वीकारते हैं वो तो आप धीरे धीरे जान पाएंगे ना, एकदम से तो नहीं जान पाएंगे। लेकिन जो अच्छी बातें हैं वो समाज में मानी जाती हैं, समाज के द्वारा संभावित होती है कि हाँ समाज में ये चीज़ होनी चाहिए। तो इसी तरीके से जो भी स्वीकारे जाने की संभावना है ये एक प्रकार से डिजायरेबिलिटी होती है किसी चीज़ की।
कि हाँ ठीक ओके ये चीज अच्छी है, ये जो बोला इसने ये आंसर होना चाहिए। तो ये एक प्रकार की सामाजिक वांछनीयता है। वैसे तो सही बात अगर कहूँ तो एक कृत्रिमता है कि जो चीज पूछी जा रही है आपके मन में कुछ और है, बोलना कुछ और है, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, है ना। लेकिन अब फिर वही बात, सामाजिक वांछनीयता मतलब सोशल डिजायरेबिलिटी, सोसाइटी चाहती क्या है, जो आप बोल रहे हो वही सही है, जो समाज ने एक बना रखा है क्राइटेरिया। अगला प्रश्न बहुत सरल है, दृष्टिगत निःशक्तता का एक कारण क्या है और किस विटामिन की कमी से होता है। तो यहाँ पर बात करी जा रही है विजुअल इम्पेयरमेंट की, जिसको हिंदी में ना समझ में आ रहा हो दृष्टिगत निःशक्तता क्या होता है, तो उसको कहते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब दिखाई कम देना। ये क्वेश्चन एक प्रकार से समावेशी शिक्षा से संबंधित है और उसमें कई निःशक्तताएं होती हैं। तो यहाँ पर उसी में से एक प्रश्न बनाया गया है कि आखिर जो विजुअल इम्पेयरमेंट है वो किससे संबंधित है। बहुत सरल सवाल है, उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। आपने काफ़ी जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें सुना होगा रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है ना। रतौंधी का मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है, और विटामिन ए की कमी से ही वही जो है दृष्टिगत निःशक्तता जो शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है वही बात कही जा रही है। तो यहाँ पर विटामिन ए बिल्कुल सही है। नाइट ब्लाइंडनेस से मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, मतलब जिनको लाल और हरे रंग में समझने में समस्या होती है, इसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए आज है, जिसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और उसी के साथ साथ 10वां प्रश्न भी आपके लिए है जो कि बहुत सरल है, और ये प्रश्न आपके लिए है लेकिन इसका उत्तर मैं अगले वाले वीडियो में आपको दूंगा। और जो इससे पहले मैंने जस्ट पूछा है कि किस विटामिन के कारण कलर ब्लाइंडनेस होता है, उसको भी आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूं इन दोनों प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और फिलहाल आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे आने वाले वीडियो में। जुड़े रहिएगा हमारे सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।